क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं दोस्तों। द वैल्यूएशन ऑफ एच लिमिटेड डन बाय एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट ने एच लिमिटेड का वैल्यूएशन किया बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ऑफ 54 lakhs ऑफ द फॉलोइंग ईयर एंड एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्ट करी 9% की और कैश फ्लो 54 lakhs ईच ईयर 9%। द एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट किया वैल्यू ऑफ द एच लिमिटेड टू बी 1800 lakhs। जो एनालिस्ट ने वैल्यू निकाली वो 1800 lakhs निकाली। हाउ एवर ही कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ यूजिंग अ बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट और इक्विटी। उसने क्या कर दिया, ही कमिट अ मिस्टेक, क्या कमिट गलत कर दिया कि जो बुक वैल्यू ऑफ द डेब्ट है और इक्विटी है यूजिंग अ बुक वैल्यू ले ली, जबकि उसकी बुक वैल्यू को यूज करने में उन्होंने मिस्टेक कर दी। ओके, द बुक वैल्यू वेट एम्प्लॉयड बाय द एनालिस्ट आर नॉट नोन। उनको पता नहीं था बुक वैल्यू वेट, बट यू नो दैट एच लिमिटेड हैज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें एच लिमिटेड की तो 20% है, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट की बात करें पोस्ट टैक्स तो वो आपका 10% है। द वैल्यू ऑफ द इक्विटी, जो इक्विटी की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करी थी वो क्या है, थ्राइस ऑफ द इट्स बुक वैल्यू। उन्होंने तो बुक वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ द इक्विटी है वो 3 गुना है, जबकि इन्होंने 3 गुना ना लेकर एग्जैक्टली जो बुक वैल्यू थी वो बाय मिस्टेक बुक वैल्यू ले ली थी। और वेयर एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेब्ट, जो डेब्ट की मार्केट वैल्यू है वो 9/10 ऑफ द बुक वैल्यू है। मतलब इक्विटी की वैल्यू कह लो, इक्विटी की मार्केट वैल्यू कह लो, वो उनकी बुक वैल्यू से 3 गुना है, और डेब्ट क्या है अपनी बुक वैल्यू का 9/10 है, मतलब कम है। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एच लिमिटेड की एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू क्या है। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 45 की तरह सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या था कि डेप्ट आपका सेम था। यहाँ पे डेप्ट क्या है, अपनी बुक वैल्यू का 9/10 है। डेप्ट की जो मार्केट वैल्यू है अपनी बुक वैल्यू का 9/10 है। डेट मीन्स की कहीं ना कहीं डेप्ट की वैल्यू गिर गई है, बट एनालिस्ट ने क्या करा कि डेप्ट की वैल्यू जो बुक में थी और इक्विटी की वैल्यू वो जो बुक में थी वो उठा ली। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि डेप्ट की और इक्विटी की क्या वैल्यू थी या उनके अकॉर्डिंग क्या वेट था वो पता चल जाएगा। फिर उस वैल्यू को आप एक्यूरेट कर दोगे, जैसे इक्विटी की वैल्यू को 3 गुना बढ़ा दोगे और डेप्ट की वैल्यू को 9/10 कर दोगे। वो जो वैल्यू आएगी उसका वेट निकालोगे और उसके बाद करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लगभग 45 क्वेश्चन की तरह सेम है, बट अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वैल्यू ऑफ द फर्म तो आपको ये पता है कि फ्यूचर जो कैश फ्लो आपका एनुअली जो आ रहा है 9% की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली थी एनालिस्ट ने 1800 lakhs, और फ्यूचर कैश फ्लो जो आपका रेगुलर आ रहा है वो 54 lakhs आ रहा है 99% की ग्रोथ रेट पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये आपका ग्रोथ दिया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम निकाली हमने 12% निकाल ली। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद आप इजिली इसमें वेट ऑफ द डेब्ट एक्स मान लिया, और वेट ऑफ इक्विटी आपने वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा आपका 1 - x होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 12% है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में आपको 20% दे रखा है ये रहा गाइस, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपको 10% दे रखा है पोस्ट टैक्स का, टैक्स के बाद का। सो गाइस जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है उसका वेट आ जाएगा 80% आगे, या 0.80 कह लो, और इक्विटी का जो वेट होगा कॉरेस्पॉन्डेंटली वो आपका 20% आ जाएगा। सो गाइस ये जो वेट लिया गया है, ये जिस वैल्यू से लिया गया है वो वैल्यू एनालिस्ट ने गलत ले ली थी। तो आपका ये जो वेट है, इक्विटी का वेट 20% और डेब्ट का वेट 80%, ये आप एज्यूम कर लीजिए कि हाँ वैल्यू भी इनकी यही है कि ये आपका 100% हो गया। तो ये मान लीजिए कि आपका जो डेब्ट की वैल्यू है वो 80 रुपये है, और इक्विटी की वैल्यू क्या है 20 ली है। किसने ली है, एनालिस्ट ने। तो अगर 80 वैल्यू ली है बुक की वैल्यू, जो कि गलत है, कितना लेना था 9/10 लेना था, तो आप 80 का 9/10 कर दोगे तो 72 आ जाएगा। और बुक वैल्यू कितना कम लिया था, प्राइस ऑफ द बुक वैल्यू है इक्विटी की मार्केट वैल्यू, तो आप इसको 3 गुना बढ़ा देंगे। तो अगर आप
आप वैल्यू की बात करते हैं, अगर आप इसे वेट, ये आपका वेट है और इसी क्वेश्चन ने वैल्यू तो दे नहीं रखी कि एग्जैक्टली इक्विटी डेप्ट की वैल्यू कितनी है, तो हम मान लेंगे कि जितनी भी वैल्यू होगी वो 80% तो आपका डेप्ट होगा और 20% क्या होगा, इक्विटी होगा, यही लिया होगा उसने। तो हम मान लेते हैं कि यही आप इसी को अगर एक तरीके से वैल्यू मान लो कि ये 80 रुपये है, डेप्ट 80 रुपये है और आपका इक्विटी 20 रुपये है, तो आपका जो इक्विटी 20 रुपये लिया है वो 3 गुना कम लिया था, तो उसे 60 रुपये कर दो। और आपका जो डेप्ट है वो 80 रुपये है, वो कितना होना चाहिए था, 9/10, मतलब 72 रुपीज। तो अब ये 60 रुपये और ये 72 रुपीज, अब इसका एक्यूरेट वेट निकाल दो। तो आप अपना जो 60 रुपये वो 132 का आप निकालोगे तो ये लगभग 45% आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 55% अप्रोक्स। सो गाइज, जो पहले आपने वेट लिया था 80% और 20%, वो ना होकर आपका ये वेट, एक्यूरेट वेट, ये तो 45% हो गया और ये कितना हो गया, 55%। तो अब यहाँ से आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा वो आ जाएगा 14.54%। अगर इसी का कंपैरिजन मैं पिछले क्वेश्चन से करूं, तो पिछले क्वेश्चन में भी आपका ये जो वेट आया था, ये जो वेट था ये इक्वल था, ये भी 50% था, ये भी 50% था। तो आप ये मान सकते हैं कि डेप्ट भी 50 रुपये था, इक्विटी भी 50 रुपये था। बट क्वेश्चन में क्या था कि जो इक्विटी थी वो 3 गुना थी, तो इक्विटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। और डेप्ट कितना था, डेप्ट तो सेम ही था, डेप्ट तो करेक्ट लिया गया था, तो 150 और 50 कितने हो गए, 200 हो गए। तो 200 का अगर आप 150 का परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ 75% आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। उससे आप क्या निकाल लोगे, करेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे। सो गाइज, मैं बस ये नोटिस करने वाली बात ये है कि जो आपका वेट निकलता है, अगर उसको ही आप वैल्यू मान लेते हो कि हाँ एग्जैक्टली जो भी वैल्यू होगी वो ये 80 होगी और ये 20 होगी, तो इसी को आप करेक्ट कर सकते हो वैल्यू एज्यूम करके कि हाँ ये तीन तीन गुना हो जाएगा और ये आपका 9/10 हो जाएगा। तो हमने कहीं ना कहीं इसी को करेक्ट कर लिया गाइस। तो ये, और इसके अकॉर्डिंग फिर हमने करेक्ट वैल्यू निकाल दी, करेक्ट वेट निकाल दिया। जैसे यहाँ पे इसका 45% आ जाएगा, यहाँ 55% आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ कितना आ गया था, 75% और यहाँ 25%। और एक बार आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आया तो आपको फ्यूचर कैश फ्लो पता ही है और ग्रोथ पता ही है, तो आपकी करेक्ट वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट होता है, और इसको 45 क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन कर लेना, मोर और लेस दोनों अच्छे क्वेश्चन है और 90% बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, which is expected to grow at higher rate of 4 year, higher rate for 4 year। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई जिससे कंपनी की ग्रोथ अगले 4 साल तक ग्रोथ होगी हायर रेट से, आफ्टर विच ग्रोथ रेट विल बी स्टेबलाइज। उसके बाद क्या आ जाएगी, ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगी। मीन्स पहले 4 ईयर तक तो कंपनी की ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी, उसके बाद ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगी। बेस बेस ईयर इंफॉर्मेशन, जो बेस ईयर है, 0 ईयर कह सकते हो आप। 0 ईयर में इंफॉर्मेशन क्या है कि कंपनी की जो रेवेन्यू होती है वो 2000 करोड़ होती है, और ईवीआईटी आपका 300 करोड़ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका 280 करोड़ है, और डेप्रिसिएशन आपका ईच ईयर 200 करोड़ है। फिर इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन में आते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ पीरियड आर एज फॉलो। हाई ग्रोथ में क्या है कि रिवेन्यू और ईवीआईटी में जो ग्रोथ होगा आपका 20% का होगा पहले फर्स्ट 4 ईयर के लिए, उसके बाद आपकी ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी 10% पे। ग्रोथ इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन है आपका, उसमें भी ग्रोथ हो जाएगी 20% से। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ऑफसेट हो जाएगा डेप्रिसिएशन से। ओके जी। रिस्क फ्री रेट कितना है आपका, 10% है, 9% है। इक्विटी बीटा है आपका 1.15 और 1। मार्केट रिस्क प्रीमियम है आपका 6% और ये आपका 5%। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट है आपका 13%, 12.86%। डेप्ट इक्विटी रेशियो है आपका 1:1 एंड 2:3। फॉर ऑल टाइम क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है आपका 25% है रेवेन्यू का, एंड कॉर्पोरेट टैक्स है आपका 30%। वैल्यू ऑफ द फर्म,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म, यू हैव टू कैलकुलेट। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं गाइज, तब ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा और बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं हाई हाई ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो रिस्क फ्री क्वेश्चन में 10% दे रखा है, हाई ग्रोथ का बीटा 1.15 है, और रिस्क फ्री माइनस रिटर्न रिटर्न ऑफ मार्केट और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का जो गैप है वो आपको 6% दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 16.90 आ जाएगा। अब मैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट की बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका प्री टैक्स है। प्री टैक्स अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट है तो इसमें से टैक्स का पार्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट -1 माइनस टैक्स कर दो तो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ गया 9.10। अब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको के सी निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू में वेट प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू में वेट, और आपको इन दोनों का वेट क्या दे रखा है, तो आपको दोनों का वेट दे रखा है 1:1। तो वेट गाइस हम यहाँ पे 1:1 ले लेंगे। तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 13% आ जाएगा। अब यही वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें हम स्टेबल ग्रोथ की बात करते हैं। तो स्टेबल ग्रोथ के केस में क्या है, आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटी आपका 9% है, और आपका बीटा 1 है, और जो दोनों का गैप है रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री सिक्योरिटी मार्केट रिस्क प्रीमियम, वो आपका 5% है। तो गाइज आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा 14%। कॉस्ट ऑफ डेप्ट की बात करें तो ये भी प्री टैक्स है, तो इसमें से टैक्स का पोर्शन लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका 9% आ जाएगा। और डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको दोनों का दे रखा है वेट टू डेप्ट इक्विटी। तो इक्विटी आपकी 3/5 है, डेप्ट आपका 2/5 है। ये आपका 14% है, ये आपका 9% है। सो गाइज ये कैलकुलेशन करोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका निकल के आ जाएगा 12% फॉर द स्टेबल ग्रोथ रेट। हमने दोनों के लिए अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। इसके लिए आया हमारा 13% और स्टेबल ग्रोथ के लिए आया हमारा 12%। अब गाइज आप कैलकुलेशन फ्री फ्लोट कैश फ्लो निकाल सकते हो कि फोरकास्ट द फ्री फ्लो कैश फ्लो टू द फर्म, FCFF। आप नेक्स्ट 4 ईयर के लिए फ्री कैश फ्लो निकाल सकते हो, जिसमें आपको रेवेन्यू है, रेवेन्यू की ग्रोथ कितने से हो रही है, तो रेवेन्यू आपका 20% से ग्रोथ कर रहा है। तो रेवेन्यू आपका यहाँ पे पहले 4 ईयर तक 2000 था, तो 20% से ग्रोथ करेगा तो 2400 हो जाएगा। फिर 20% से ग्रोथ करेगा, फिर 20% से ग्रोथ, फिर 20% से ग्रोथ करेगा। इसके बाद गाइज ये आपका 10% की ग्रोथ देगा रेवेन्यू, तो ये 4561.92 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब इसके बाद आते हैं EBIT। जाहिर सी बात है जितना हमारा रेवेन्यू ग्रोथ करेगा आपका EBIT भी उतना ही ग्रोथ करेगा। अर्निंग, तो अर्निंग भी आपका 300 था तो ये 360 हो जाएगा, 432 हो जाएगा, 518.40। फिर 20% की ग्रोथ होगी। यहाँ से ये जो ग्रोथ होगी गाइज ये ओनली 10% की होगी। ये वाला पार्ट आपका स्टेबल ग्रोथ का है, ये वाला पार्ट आपका हायर ग्रोथ का है। इसके बाद EBIT में से अगर आप इंटरेस्ट को लेस करते हो तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है। इंटरेस्ट कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप टैक्स को आराम से इजीली लेस कर सकते हो। जैसे ही 30% का टैक्स इसमें से डिडक्ट करोगे आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 252,322.4 एंड कंटिन्यू। गाइज इसके बाद जो ये आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स आई है, जाहिर सी बात है इसके अंदर आपका डेप्रीशिएशन पोर्शन लेस हो चुका होगा। तो डेप्रीशिएशन पोर्शन लेस हो चुका होगा तो आप वापस डेप्रीशिएशन ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपका ये नॉन कैश आइटम है। तो डेप्रीशिएशन कितना था, डेप्रीशिएशन आपका 200 था, और डेप्रीशिएशन में क्या ग्रोथ है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रीशिएशन 20% की ग्रोथ रेट है। तो आप डेप्रीशिएशन ऐड करोगे तो 200 का डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर में, 0 ईयर से फर्स्ट ईयर में आओगे तो 240 हो जाएगा, फिर 288 हो जाएगा। यहाँ पे 20% की ग्रोथ है, यहाँ पे 20% की ग्रोथ है, यहाँ 20% की ग्रोथ है। अब यहाँ क्या हुआ डेप्रिसिएशन स्टेबल के केस में, तो स्टेबल के केस में कहता है जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो डेप्रिसिएशन से शट ऑफ हो जाएगा, मतलब दोनों के दोनों आपके आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे। हालांकि ये नेट ऑफ यहाँ पे भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पोर्शन आपका बच रहा है। बट यहाँ पर पूरा का पूरा जब स्टेबल आएगा तो दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को डिडक्ट कर देंगे और यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की कर लेते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपका 20% की ग्रोथ करेगा। तो पहले कितना था कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको कैश फ्लो निकालना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे 280 है,
तो 20% की ग्रोथ होगी तो कितना हो जाएगा 336,403.2483.84580.61। इस ईयर में तो ये दोनों सेट ऑफ हो गए, तो कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। तो जो भी अर्निंग आई उसमें डेप्रिसिएशन तो ऐड करोगे करोगे, बट आपको एग्जैक्ट नेट कैश फ्लो निकालना है, तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो तो आपको लेस करना ही करना होगा। साथ में आपका कितना वर्किंग कैपिटल लगा है वो भी आपको लेस करना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम यहाँ वर्किंग नोट नंबर 4 में आते हैं। ये बेस ईयर 0 से लेके 5 ईयर तक लिया हुआ, ये आपकी रेवेन्यू आपकी ये बढ़ती चली गई 20% की रेट से, और यहाँ पे आपका 10% की रेट से ग्रोथ करी है, यहाँ पे बाकी का ही आपका 20% की रेट से ग्रोथ किया है। सो वर्किंग कैपिटल क्या है आपका क्वेश्चन में यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वर्किंग कैपिटल फॉर ऑल टाइम वर्किंग कैपिटल क्या है, रेवेन्यू का 25% है, तो आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को ले लीजिए 25% ऑफ द रेवेन्यू। ये आपका वर्किंग कैपिटल आ गया, इसके प्रोपोर्शनेट में 25%। अब वर्किंग कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 0 ईयर से लेके आपका फर्स्ट ईयर में 100 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ, और एज ऑन इंक्रीमेंट होता ही चला गया। तो जितना भी इंक्रीमेंट हुआ आपके लिए कैश आउटफ्लो हुआ, तो ये जितना भी इंक्रीमेंट हुआ आपका 100 करोड़ 120 ये सारा का सारा आपका डिडक्ट हो गया फ्रॉम योर अर्निंग। तो आपका एग्जैक्टली कैश फ्लो कितना आया 56 करोड़ 87.22 80.64 96.77 एंड 375.22 करोड़। गाइज इसमें बस ये वाली नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका सेट ऑफ हो जाएगा स्टेबल वाले ईयर में। हालांकि आप सोल्यूशन में देखोगे तो बुक ने इसे भी सेट ऑफ करके दे रखा है, तो आप इसे सेटअप भी करके लिख सकते हो, बट वो कुछ ज़्यादा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, हो सकता है रिवीजन के टाइम पे आपके माइंड में क्लिक ना करे, तो इसे अलग अलग दिखा दो या फिर सेटअप करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज यहाँ पे हमारा कैश फ्लो आ गया फर्स्ट 4 ईयर के लिए, और उसके बाद जो 375.22 है ये आपका स्टेबल रहेगा, इतना ही रहेगा आने वाले टाइम में, 10% की ग्रोथ इसमें होती रहेगी। सो गाइज हम फ्री कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपकी ग्रोथ आपके जो कैश इनफ्लो आया वो 56 करोड़ 87.2 करोड़ 80.64 करोड़ 96.77 करोड़। फिर उसके बाद जो फिफ्थ ईयर में आपकी ग्रोथ स्टेबल हो गई, तो ग्रोथ जब भी स्टेबल हो जाती है तो आप फाइनल वैल्यू उसके बाद अगर आपको पता है कि आपकी कैश की ग्रोथ फिक्स है, तो आप फिफ्थ आप स्टैंड तो करते हो बिगनिंग ऑफ द ईयर में कि हाँ इस ईयर में हमारी कितना कैश फ्लो आएगा, तो 375.32, मतलब ये फोर्थ ईयर तक हो गया। फिफ्थ ईयर के एंड में आपका इतना कैश फ्लो आएगा, और इसको आप सीधा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और आज की वैल्यू निकालने के लिए इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ से आप डिवाइड कर दोगे। और आज की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा मैंने कई सारे क्वेश्चन में कहा है कि जब भी फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का क्वेश्चन हो, तो यहाँ तक का तो आप इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। 13% का प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी हायर ग्रोथ रेट के हिसाब से, बट इसके बाद आपका ग्रोथ रेट कितना हो गया, स्टेबल हो गया। तो स्टेबल ग्रोथ रेट में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो आपकी 12% थी। तो इसको आप 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू में 12% के हिसाब से इसको डिवाइड करोगे। लेकिन जब भी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करने की बात आएगी तो आपको प्रेजेंट वैल्यू आपको यही वाली लेनी पड़ेगी यहाँ पे, सेम एज इट इज। क्योंकि पहले भी लास्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं, जब भी आपको आपकी ग्रोथ यहाँ से स्टेबल होने लग जाती है, तो अगर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो जो कैश फ्लो आया है उसको तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट से डिवाइड कर दोगे, वैल्यू आ गई। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये फोर्थ ईयर के एंड की कह लो या फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग की वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को आप आज में कन्वर्ट करोगे तो आपको फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा। ये वाली प्रॉब्लम इस पूरे बुक में बहुत ज़्यादा जगह पे इसी ये मेथड को अडॉप्ट किया गया, तो इसलिए इस मेथड को समझना ज़रूरी है। इसके बाद आप एग्जैक्टली सबका ये 13% आ जाएगा। यहाँ पे ये 12% इसलिए लिया है क्योंकि ये स्टेबल है, बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में तो हम 13% ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत और आपका ये सेम है। सो गाइज यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म निकल के आ जाएगी 11,720.939 करोड़। सो गाइज मैं अगर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूं तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि हाई ग्रोथ रेट और स्टेबल ग्रोथ रेट से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेनी है, और उसके बाद आपको जो जैसे कहा गया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस तरीके से कैलकुलेशन कर लेनी है। बस स्टेबल ईयर में आपका कैपिटल और डेप्रिसिएशन सेटअप हो जाएगा, तो उसके बाद आपका एक कैश फ्लो
पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री का कितना कैश फ्लो है, और उस कैश फ्लो से आज आप वैल्यू ऑफ द फर्म इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 भी क्वेश्चन नंबर 47 की तरह कुछ हद तक सिमिलर है। Following information is given in respect of W Limited, which is expected to a growth at the rate 20% per annum for next 3 year। मतलब जो ग्रोथ रेट है वो आपकी 20% है पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 year, which the growth rate will stabilize at 8% पर एनम नॉर्मल लेवल इन द परपेचुअलिटी। मतलब जो ग्रोथ रेट है आपकी गाइस वो 8% की दे रखी है। फर्दर इंफॉर्मेशन है जिसमें आपका रिवेन्यू जो है वो 7,500 करोड़ का है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल की बात की जाए तो वो 3,000 करोड़ की है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो 2,250 है। लेकिन इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड है? डेप्रीशिएशन। जो डेप्रीशिएशन है वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो 2,250 में से आप 600 का डेप्रीशिएशन पोर्शन अलग कर सकते हो, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 600 से कम हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ईच ईयर आपका कितना हो रहा है? 750 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड, जो हाई ग्रोथ पीरियड है उसमें कितने की आपका जो हाई ग्रोथ पीरियड है वो कब तक का है? वो आपका 4 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर तक का आपका हाई ग्रोथ पीरियड है। उसके बाद क्या हो जाएगा? विल स्टेबलाइज एट 8% पर एनम। तो पहले 3 साल तक कितनी ग्रोथ रेट है? 20%। उसके बाद कितनी हो जाएगी? 8% की हो जाएगी। ओके जी। तो ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ रेट मतलब पहले 3 पीरियड की बात कर रहा है। रिवेन्यू एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT विल ग्रो एट 20% पर एनम। आपका जो रेवेन्यू है और जो भी EBIT है वो 20% से ग्रोथ करेगा। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपका ग्रोथ करेगा इस 3 पीरियड में। बट इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में से नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ग्रो एट 15%। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, और फिर उसके बाद आपका ये कितना परसेंट ग्रोथ करेगा? 15% का ग्रोथ करेगा। इस चीज़ को जब हम सॉल्यूशन में करेंगे तो और बेटर समझेंगे। फ्रॉम ईयर 4 ऑनवर्ड, 4 ईयर से ऑनवर्ड क्या है? आपका नॉर्मल ग्रोथ आ जाएगा 8% का। नॉर्मल ग्रोथ पीरियड रिवेन्यू एंड EBIT विल ग्रोथ एट 8% पर एनम। 8% की इंक्रीमेंट होगी पर एनम की, और इंक्रीमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफसेट बाय द डेप्रिसिएशन। और 4th ईयर में क्या होगा कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो डेप्रिसिएशन से सेट अप हो जाएगा, मतलब दोनों जीरो हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे। और यही पॉइंट हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। वहाँ पे भी आपका 5th ईयर में क्या हुआ था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका डेप्रिसिएशन एक दूसरे में सेटअप हो गया था। ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ एंड नॉर्मल ग्रोथ पीरियड नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 25%। जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आपका कितना है? 25% ऑफ द रिवेन्यू। आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो रिवेन्यू का 25% है। तो इससे हम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इजिली आपका निकाल सकते हैं। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, अगर वेटेड एवरेज की बात की जाए कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, तो क्वेश्चन ने 15% का दे रखा है, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल भी आपका 30% का है। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका अलग अलग केस में हमने निकाला था, बट यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको 15% दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द W लिमिटेड यूजिंग फ्री कैश फ्लो टू द फर्म एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% का 3 ईयर का आपको दे रखा है। ठीक है गाइस, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले फोरकास्ट फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, और ये पहले 3 ईयर जो है ये आपके ग्रोथ के हैं, और जो 4th ईयर है इसे टर्मिनल ईयर भी कहते हैं, ये आपका स्टेबल पीरियड का है। तो इसमें जो रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है ये तो गाइज आपकी 20% की हुई। तो प्रीवियस आपका रेवेन्यू कितना था? 7,500, 7,500। 20% की ग्रोथ हुई तो रेवेन्यू कितना हो गया? 9,000। फिर 20% की ग्रोथ हुई, फिर 20% की ग्रोथ हुई, उसके बाद आपकी ग्रोथ कितनी हो गई? 8% की ग्रोथ हो गई। ओके गाइज, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड सेल की बात की जाए तो वो भी आपका 20% से ग्रोथ हो गया, तो इसमें कोई ज़्यादा वेरी नहीं है। अब रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल तो डिडक्ट कर ही रहे हो, साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन ये दोनों डिडक्ट करना होता है आपको। सो आपका
ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर दे रखा है 2250, बट इसमें से डेप्रिसिएशन का पोर्शन अगर हम अलग करेंगे तो आपका ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो 600 करोड़ से कम हो जाएगा। तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1980, 2375, 28120 एंड 3079.30 तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर तो आपका रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन से हर साल कम होता जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं गाइस डेप्रिसिएशन में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में से हमने डेप्रिसिएशन का पोर्शन निकाल लिया था। तो आपका डेप्रिसिएशन हर साल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है ये भी आपका 20% से ग्रोथ करेगा। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो 20% से ग्रोथ कर रहा है और यहाँ पे आकर आपका 8% से ग्रोथ कर जाएगा। और डेप्रिसिएशन की बात रही तो डेप्रिसिएशन का पोर्शन आप अलग कर दीजिए। तो डेप्रिसिएशन पहले 600 था, फिर 20% की ग्रोथ हुई तो 720 हो गया, फिर 20% की ग्रोथ हुई, फिर 20% की ग्रोथ हुई, फिर 20%, फिर आपका 8% की ग्रोथ हुई। तो गाइज ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से हमारा सो गाइज ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये भी इतना 20% की रफ्तार 20% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज करेगा और आपका डेप्रिसिएशन भी 20% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज करेगा। तो जो भी आपका रेवेन्यू है इसमें से अगर ये एक्सपेंडिचर हम डिडक्ट कर दें, ये तीनों एक्सपेंडिचर, तो आपका ईवीआईटी आ जाएगा। ईवीआईटी और ईवीआईटी में आपको इंटरेस्ट रेट तो दिया नहीं है, डायरेक्ट टैक्स रेट भी आप डिडक्ट कर सकते हो। तो टैक्स रेट डिडक्ट करने के बाद आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जैसे ही आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको ये जो डेप्रिसिएशन का पोर्शन आपने लेस किया है इसे को वापस ऐड करना होता है, क्योंकि ये आपका नॉन कैश आइटम है आपका। ठीक है गाइस, तो इसे ऐड करना होता है, लेकिन आपका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसको आपको डिडक्ट करना होता है। तो क्वेश्चन ने ये हमें इंफॉर्मेशन दी है कि आप जो कैपिटल है उसे नेट ऑफ डेप्रिसिएशन करके दिखाओ। तो आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल आप अलग डिडक्ट कर लो और डेप्रिसिएशन का पोर्शन अलग यहाँ पे ऐड कर लो। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इसने ये कहा है कि आपका कैपिटल और डेप्रिसिएशन, आपका नेट ऑफ कैपिटल नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ग्रो एट 15%। तो आपका कैपिटल और नेट ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रो करेगा 15% से। तो देखो गाइज यहाँ पे आपका कैपिटल कितना है, 750 है, उसमें से मैं अगर 600 डेप्रिसिएशन का लेस करूँ तो नेट ऑफ कितना है, 150। उस 150 में मैं 15% की ग्रोथ ऐड कर दूँ तो 172 आ गया। तो मुझे गाइज यहाँ पे 172.5 लेस करना पड़ेगा, फिर उसका फिर 15% करूँगा ऐड, तो 198.38 लेस करना पड़ेगा, फिर 15% ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 228.13। ये आपका गाइस 228 है, 228.13। तो जैसे ये 228.13 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस करूँगा तो गाइस ये आपका ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेस हो गया। अब बात करते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस करोगे तो वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, डिपेंड ऑन द रिवेन्यू। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना है आपका, 25% ऑफ द रिवेन्यू है। तो आप यहाँ पे रिवेन्यू का पोर्शन, ये आपका रिवेन्यू 0 ईयर से या आपका 20% से इंक्रीज हुआ, फिर 8% इंक्रीज हुआ। वर्किंग कैपिटल आपके रिवेन्यू का कितना 25% है, आपने ये लिख लिया। आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की बात करें तो आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 375, 450, 540 एंड 259.20 आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो ये भी आपका अमाउंट कैश आपके पास से गया है, तो ये भी कैश आपका लेस होगा। तो गाइज इस तरीके से जितना भी हमारा अर्निंग है इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेस कर दिया हमने, वर्किंग कैपिटल भी लेस कर दिया, हमारा फ्री कैश फ्लो भी आ गया। अभी तक हम क्या करते थे, जो भी अर्निंग आती थी उसमें से डेप्रिसिएशन ऐड कर देते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस करते थे और वर्किंग कैपिटल भी लेस करते थे। बट इस क्वेश्चन ने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन आपस में नेट ऑफ होने के बाद 15% बढ़ेंगे। तो आप फिर इसे अलग अलग नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे साथ में ही करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से डेप्रिसिएशन लेस करके 15% की इंक्रीमेंट कर देना। और बात रही टर्मिनल ईयर की, 4th ईयर की, तो क्वेश्चन नहीं कहा था कि 4th ईयर में ये आपकी वैल्यू सेट ऑफ होकर नील हो जाएगी, ऑफसेट हो जाएगी बाय द डेप्रिसिएशन। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है 4th ईयर के ऑनवर्ड में ये ऑफसेट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये आपका नहीं ला गया। तो फ्री कैश फ्लो आ गया आपका
फॉर 3 ईयर का तो आपका ये ग्रोथ का है और ये आपका टर्मिनल वैल्यू का है। तो जो टर्मिनल वैल्यू होती है उसको तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जो भी आपका ग्रोथ रेट है उससे डिवाइड करते हो, और कन्वर्ट करने के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 ईयर का ही लोगे जो इस ईयर में लिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने 3 ईयर का ही लिया है। तो गाइज इसे आप कन्वर्ट कर लोगे, और ये तो इनका तो सीधा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना 15% से। तो ये 15% से फॉर 1 ईयर, 15% से फॉर 2 ईयर एंड 15% से फॉर 3 ईयर। तो गाइज इसे आप कन्वर्ट कर लोगे इजिली, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो 28850.52 करोड़ रुपीस आ जाएगी। सो गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें जो प्रैक्टिस करने वाली या नोटिस करने वाली बात ये है कि आपको ये जो कैपेक्स का आइटम है इसको नोटिस करके चलना है कि हाँ कैपिटल लेस डेप्रिसिएशन आपका ये 15% से ग्रोथ करेगा। बाकी का जो कि ये क्वेश्चन है लगभग प्रीवियस क्वेश्चन का सिमिलर है, बट इसे भी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट होता है। 49 पे आते हैं दोस्तों। ABC, a large business house, is planning to sell its wholly owned subsidiary KLM. ABC की wholly owned subsidiary आपकी K Limited है, वो K Limited को सेल करना चाहते हैं। Another large business entity X Limited has expressed its interest in making the bid for K Limited. K Limited के लिए वो bid करना चाहते हैं। ठीक है जी। X Limited expect that after acquisition the annual earning, आफ्टर एक्विजिशन द एनुअल अर्निंग जो के लिमिटेड की है वो एनुअल अर्निंग 10% से बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं गाइस ये सिनर्जी बेनिफिट है कि उसकी के लिमिटेड की एनुअल अर्निंग 10% से बढ़ जाएगी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इग्नोरिंग द पोटेंशियल सिनर्जिस्टिक बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ पॉसिबल एक्विजिशन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। देखो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, इसमें से सिनर्जी बेनिफिट का इन्फॉर्मेशन हटाकर जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ KLM for the financial year which has just ended, it estimate to be 10 करोड़। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है के लिमिटेड का वो 10 करोड़ का है, और के लिमिटेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हैज इंक्रीज ट्रेंड ऑफ 7% ईच ईयर एंड द सेम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। और जो प्रॉफिट है वो 7% की ग्रोथ रेट से हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका ग्रोथ रेट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। एस्टिमेटेड टैक्स मार्केट रिटर्न, जो मार्केट रिटर्न है, रिटर्न ऑफ मार्केट 10% है, रिस्क फ्री रेट जो है वो 4% है। जब भी ये रेट दे रखा होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन कैप मॉडल का क्वेश्चन है, और उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालनी पड़ेगी। दीज रेट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपका 30% है। क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो ये एक्स लिमिटेड है जो कि के लिमिटेड को खरीदना चाहती है, और ये ABC लिमिटेड है जो कि के लिमिटेड को सेल करना चाहती है अपनी सब्सिडी को। और ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉक्सी एंटिटी का मतलब है कि जो के लिमिटेड है उसकी सेम अलाइनमेंट वाली है, बिल्कुल सेम लाइन ऑफ द बिजनेस वाली कंपनी है। हाँ के लिमिटेड का पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट उसकी प्रॉक्सी सेम एंटिटी जैसी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब XYZ लिमिटेड के नंबर ऑफ द शेयर्स की बात करें तो 100 लाख के हैं, जबकि ABC लिमिटेड के आपके 80 लाख के हैं। करंट शेयर प्राइस भी इनका 287 का है और इसका 375 का है। डिविडेंड पे आउट रेशो XYZ का 40% का है, ABC लिमिटेड का 50% का है। डेप्ट इक्विटी एट मार्केट वैल्यू, जो डेप्ट इक्विटी रेशो है कंपनी में 1:2 है, ABC लिमिटेड में 1:3 है, और प्रॉक्सी कंपनी में 1:4 का डेप्ट इक्विटी रेशो है। प्राइस अर्निंग रेशो की बात करें तो 10 है, 13 है, 12 है। और इक्विटी बीटा की बात करें, मतलब बीटा की बात करें तो बीटा कितना है कंपनी में, तो बीटा है आपका इसमें कंपनी का बीटा है 1.1 और 1.1, प्रॉक्सी का भी 1.1 है। याद रखना इसमें बीटा ये आपका रिस्क फैक्टर है कंपनी का, कि डेप्ट इक्विटी रखने में कितना रिस्क फैक्टर है। देखो यहाँ पर डेप्ट इक्विटी क्या है, इक्विटी 2 पर एक ही डेप्ट है तो रिस्क फैक्टर कम है, और जैसे ही आप इक्विटी बढ़ा देते हो आपका रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप ये 1:3 है, फिर ये 1:4 है, तो आपका रिस्क फैक्टर भी डेप्ट इक्विटी के रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कहने का मतलब ये है पूरा फाइनल कंक्लूजन। फिर गाइज हम फर्दर इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। एज्यूमिंग गियरिंग लेवल, गाइस गियरिंग का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डेप्ट भी हो प्लस इक्विटी भी हो। तो डेप्ट और इक्विटी लेवल फॉर KLM शुड बी सेम, जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, अमाउंट कितना भी हो सके एज फॉर ABC। डेट मीन्स कि गाइज अगर वैसे तो KLM जैसी जो प्रॉक्सी है उसका डेप्ट इक्विटी रेशो 4 है,
मतलब 4 इक्विटी पर एक डेप्ट है, 4 इक्विटी शेयर पे एक डेप्ट है, या 40 इक्विटी शेयर पे 10 डेप्ट कह लो। बट एबीसी लिमिटेड का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:3, आपका जो के एल एम लिमिटेड, हालांकि उसका डेटा नहीं दिया, वो उसका भी जो डेप्ट है उसने भी कहा कि वो 1:3 रखेगा, मतलब 3 इक्विटी शेयर पे एक डेप्ट रखेगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इसमें तो अमाउंट ज़्यादा हो एबीसी लिमिटेड का, लेकिन रेशियो जो है 1:3, तो आपका के एल एम लिमिटेड भी अपना रेशियो 1:3 ही रखेगा, वो अपना रेशियो चेंज नहीं करेगा। 3 इक्विटी होगा तो एक डेप्ट होगा उनका। ओके गाइज, ये तो पता चल गया कि के एल एम लिमिटेड अपना डेप्ट इक्विटी रेशियो सेम रखेंगे। बट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी 1:4 की प्रॉक्सी एंटिटी की। तो कहीं ना कहीं गाइस आपको जो बीटा दे रखा है प्रॉक्सी लिमिटेड एंटिटी का, वो 1.1 दे रखा है, वो आपके 1:1.4 के कॉम्बिनेशन पे आपका ये बीटा निकलता है, बीटा दे रखा है। लेकिन हमें जो बीटा निकालना है वो निकालना है 1:3 के कॉम्बिनेशन पे। ओके गाइस, तो ऐसा करते हैं हम 1:3 के कॉम्बिनेशन पे बीटा निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो केएलएम लिमिटेड का 1:3 होगा तो उसका बीटा क्या होगा। सो गाइज, हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, उसकी प्रॉक्सी एंटिटी की दे रखी है, तो उसको निकालेंगे। ओके गाइज, अब प्रॉक्सी एंटिटी का बीटा कितना है, 1.1 है। बट उस बीटा के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आपका बीटा के अंदर आपका डेप्ट और इक्विटी है 1:4 का है। बट हमें डेप्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन 1:3 का करना है, ताकि हम उसका बीटा निकाल दें। तो इसको बीटा निकालने के लिए आप ये समझिए कि गाइज इसमें बीटा निकालने का फार्मूला है। पहले फार्मूले को पढ़ते हैं, फिर और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो गाइज, गियरिंग बीटा निकालने का फार्मूला होता है आपका अनगियर्ड बीटा, जो भी है अनगियर्ड बीटा ब्रैकेट में 1 + 1 - टैक्स। याद रखना गाइज, इसके अंदर डेप्ट और इक्विटी होता है, तो डेप्ट क्या करते हैं हम, नेट ऑफ टैक्स लेते हैं, इसलिए इसमें से टैक्स का पार्ट डिडक्ट कर दिया। और 1:4, 1 क्या है आपका डेप्ट है और 4 आपका इक्विटी है, और ये डेप्ट में से टैक्स का पोर्शन अपने आप कम हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ से आप इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले ये जो बीटा है, इस बीटा के अंदर क्या इंक्लूड है, तो गाइज इस बीटा के अंदर आपका डेप्ट और इक्विटी दोनों इंक्लूड है। तो हम क्या करते हैं, अगर डेप्ट का पोर्शन हटा देते हैं तो हमारा अनगियर्ड बीटा आ जाएगा, और उस अनगियर्ड बीटा में 1:3 को यूज कर लेते तो हमारा गियरिंग बीटा भी आ जाएगा कि हाँ, केएलएम लिमिटेड का अगर हम डेप्ट इक्विटी रखे 1:3, तो हमारा एक बीटा इस केएलएम लिमिटेड का बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको केएलएम लिमिटेड का अलग से निकालना है, जबकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉक्सी एंटिटी की, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रॉक्सी की दे रखी है, केएलएम की नहीं दे रखी। तो केएलएम का अगर आप अनगियर्ड बीटा निकाल लेते हो तो उसको फिर वापस डेप्ट इक्विटी में कन्वर्ट कर दोगे तो गियरिंग बीटा आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है। इसके अंदर अगर 1.4 आपका गियरिंग का डेप्ट इक्विटी पुट कर देते हो तो यहाँ पे गाइज आपका अनगियर्ड बीटा आपका निकल के आ जाएगा 0.9362। दैट मीन्स क्या हुआ कि गाइज, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेप्ट और इक्विटी दोनों था तो आपका रिस्क देखो कितना था, 1:1। आपने ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया, अनगेट का मतलब होता है ओनली इक्विटी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी ओनली सिर्फ इक्विटी रहता तो आपका जो बीटा है, देखो बीटा रिस्क फैक्टर रिड्यूस होके 1.1 से रिड्यूस होके कितना हो गया, 0.9364। अब ये ओनली इक्विटी अनगियर्ड बीटा का यूज करोगे आप 1:1 के डेप्ट इक्विटी में, तो आपका केएलएम लिमिटेड का बीटा फैक्टर भी आ जाएगा। अब ऐसा मत करना क्वेश्चन में कि आपका 1:3 तो यहाँ पे दे रखा है और आप क्या कर लो कि इसका भी 1:3 रेशियो है तो इसका बीटा 1.1 आया तो हम भी इसका बीटा केएलएम का भी 1.1 ऐसा कर लेते हैं। ऐसा गाइज नहीं होता है। सो गाइज, हम दोबारा फार्मूला लगाते हैं गियर्ड बीटा का। तो गियर्ड बीटा इक्वल टू में अनगियर्ड बीटा होता है 1 + 1 - टैक्स। अब जो डेप्ट इक्विटी रखेंगे वो कितना रखेंगे गाइज, 1/3 रखेंगे, क्योंकि हमें अनगियर्ड बीटा को 1/3 डेप्ट इक्विटी में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये 1/3 रखोगे, आपको अनगियर्ड बीटा की वैल्यू पता है, इसे कैलकुलेशन करोगे तो आपका गियर्ड बीटा है अब वो आ जाएगा 1.154। सो गाइज, आपका जो गियर्ड बीटा है केएलएम लिमिटेड का वो आ जाएगा 1.154। सो आपको जैसे ही पता चल गया कि हाँ, केएलएम लिमिटेड का 1.154 बीटा आ गया है, तो आप इसे यूजली
पुट कर सकते हो कैप मॉडल में। तो बाय यूजिंग कैप वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ये सारी की सारी आपको के लिमिटेड की दे रखी थी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना किसका निकालना है, के एल एम लिमिटेड का, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फॉर द प्रॉक्सी एंटिटी। प्रॉक्सी एंटिटी के डेटा को यूज करके हमें के एल एम लिमिटेड का डेटा निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर 4% दे रखा है, बीटा आपने 1.1546 निकाल दिया है, इसे लिख देते हैं। ओके, देन उसके बाद आपका रिटर्न ऑफ द मार्केट रिस्क फ्री, ये 10% है, ये 4% है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका आ जाएगा गाइस 10.93। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे गाइस खत्म हो जाती है। दूसरी रिक्वायरमेंट कहता है रेंज। जब भी रेंज की बात करता है तो आपको लोअर और हायर दोनों वैल्यू को कोट करनी पड़ती है। रेंज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ के लिमिटेड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द सिनर्जी, दोनों कंसीडर करनी है, बिफोर एंड आफ्टर। तो देखो बिफोर सिनर्जी के एल एम लिमिटेड की प्रॉफिट कितना था, 10 करोड़। आफ्टर सिनर्जी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट में 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये वाली बात मैंने यहाँ करी थी। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, बिफोर और आफ्टर दोनों को बेस करके कैलकुलेशन करना है, बेनिफिट टू द एक्स वाई जेड। और सो फिर गाइस वैल्यू ऑफ द कंपनी आप किस किस आधार पे निकाल सकते हो, बेस कोई नहीं दिया हो तो आप वैल्यूएशन कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी बेस पे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के बेस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन किसकी दी है, प्राइस अर्निंग रेशो की दी है। तो प्राइस अर्निंग रेशो से वैल्यू ऑफ द कंपनी निकल सकती है। जी हाँ, प्राइस अर्निंग रेशो को अगर आप अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्विटी शेयर की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो को आप डायरेक्ट प्रॉफिट से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी पूरी कंपनी का बिजनेस, पूरी कंपनी का वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप क्वेश्चन ने यही करा है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखो, प्रॉक्सी एंटिटी और एक्स वाई जेड। प्रॉक्सी एंटिटी का मतलब सेम के एल एम लिमिटेड का ही हम एज्यूम करते हैं। तो के एल एम लिमिटेड का, केएलएम कंपनी का आपका प्राइस अर्निंग रेशो 12 दे रखा है, तो अर्निंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 करोड़ आ जाएगा। एक्स वाई जेड लिमिटेड का प्राइस अर्निंग रेशो कितना है, 10 है, तो 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 करोड़ पे आ गया। पोस्ट एनर्जी में क्या होगा, ये जो 10 करोड़ पे है पोस्ट एनर्जी में हो जाएगा 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो जैसे ये 1.1 से मल्टीप्लाई होगा ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दे रखा, आपको 12 दे रखा, तो ये 132 करोड़ हो जाएगा। और ये भी आपका 1.1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है 10 करोड़, और प्राइस अर्निंग रेशियो 10 तो था ही, तो ये 110 करोड़ हो जाएगा। तो प्राइस अर्निंग आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से वैल्यूएशन कर सकते हो। यहाँ पे तो प्राइस अर्निंग है। और सेकेंड आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और डिविडेंड पे आउट से वैल्यूएशन कैसे निकलता है, तो ये आपका मार्केट वैल्यू जब किसी कंपनी की निकालते हो या मार्केट प्राइस पर शेयर निकालते हो तो डिविडेंड 1 प्लस में ग्रोथ अपन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, यही करते हो। बट यहाँ पे डिविडेंड की जगह पूरा का पूरा जो प्रॉफिट में से जितना हिस्सा डिविडेंड का है अगर उसी को यहाँ रख लेते हो तो आपको पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। जैसे मैं दो रेशो ले लेता हूँ आपका 50% एंड 40%। देखो 40%, 50% आपका के एल एम लिमिटेड का है और एक्स वाई लिमिटेड तो आपको 40% पे करती है। सो अगर प्री की बात करते हैं तो प्री में 10 करोड़ का प्रॉफिट है। अब पोस्ट में क्या होता है, यही 10 करोड़ पे आपका 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 1.1 से क्यों मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आपने जैसे ही दूसरी कंपनी को एक्वायर किया आपका सिनर्जी बेनिफिट क्या हुआ कि वो 1.1 10% से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ठीक है गाइस, तो पे आउट रेशो क्या करते हैं, ये 10 करोड़ रुपए का अमाउंट है, ये 10 करोड़ है आपका। ठीक है, ये 10 करोड़ का 50% आप पे कर देते हो। तो यहाँ पे हमने एक डिविडेंड ना देकर पूरा का पूरा पोर्शन ऑफ द डिविडेंड लिया है, 10 करोड़ का 50%, ब्रैकेट में आपका 1 प्लस ग्रोथ है आपका 7%, अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपका 10.93 माइनस ग्रोथ है आपका 7%। ठीक इसी प्रकार अगर 40% में करेंगे तो 10 करोड़ का आपका 40% लेना होगा और ग्रोथ आपकी 1 प्लस 7% है, 10.93 माइनस 7%। इस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 136.13 करोड़ एंड 108.91 करोड़। तो ये तो हो गया आपका प्री का पार्ट। पोस्ट में क्या होगा कि आपका ये 10 करोड़ कन्वर्ट कितने हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1 से, मतलब 10 करोड़ में 10% की और इनकम बढ़ जाएगी तो ये 11 करोड़ हो जाएगा। ओके 11 करोड़ का 50%, आपकी 1+7% का ग्रोथ है 10.93, मतलब बाकी की सारी कैलकुलेशन सेम है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा गाइज 149.75 करोड़ एंड 119.71 करोड़। तो आपको रेंज ऑफ द वैल्यूएशन निकालनी है। तो प्री में आप देखिए गाइज, प्री के केस में आपका सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है कि हाँ लोअर वैल्यू क्या है प्रॉक्सी के केस में। तो प्री के केस में आप देखिए गाइज, यहाँ पे 120 करोड़ पे वैल्यू आई थी या 100 करोड़ पे वैल्यू आई थी। यहाँ प्री के केस में क्या है, प्री के केस में 136 करोड़ पे वैल्यू आई थी और 108 करोड़ पे वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे आप सबसे लोअर वैल्यू कितनी, 100 करोड़ है। तो प्राइस आपका लोअर वैल्यू है 100 करोड़ पे, तो यहाँ पे हमने प्री के केस में 100 करोड़ पे ले लिया प्राइस अर्निंग में। प्राइस अर्निंग में आपका ये सबसे लोअर वैल्यू थी। अच्छा, प्राइस अर्निंग में प्री के ही केस में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो गाइस हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 136.13 करोड़। तो ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू हो गई 133 पॉइंट। तो ये आपका रेंज जो बता रहा है ये प्री के रेंज में बता रहा है। तो प्री के केस में आपकी जो रेंज है वो आपकी 100 करोड़ है, 136.13 करोड़ है। ठीक है गाइस। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट में सबसे लोअर वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे अगर पोस्ट में सबसे लोअर वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आएगी 110 करोड़। और डिविडेंड के केस में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी आपकी 149.75 करोड़। सो पोस्ट में आपका ये 110 करोड़ हो गया, ये 149.75 करोड़ हो गया। तो रेंज प्री के केस में आपकी 10 करोड़ से 136 करोड़ तक हो गई, और पोस्ट के केस में 110 करोड़ से 149.75 करोड़ तक हो गई। सो गाइज यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूएशन करनी है क्रेन बेरी लिमिटेड की। तो यूजिंग द चॉप शॉप अप्रोच यूज करना है फॉर ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच। चॉप शॉप अप्रोच कर लो या ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच कर लो। असाइन अ वैल्यू फॉर क्रैनबेरी लिमिटेड की वैल्यू करनी है। हुज स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग, जिसका स्टॉक करंटली ट्रेडिंग एट अ टोटल मार्केट प्राइस, जिसका जो टोटल मार्केट प्राइस है वो है 4 मिलियन यूरो का। फॉर क्रैनबेरी लिमिटेड द अकाउंटिंग डेटा सेट फॉर थ्री बिजनेस सेगमेंट, थ्री बिजनेस सेगमेंट को बेस करके इनकी वैल्यू निकालनी है इसकी। पहला है कंज्यूमर, होलसेल, retail and general centers. Data for the firms थ्री सेगमेंट आर एज फॉलो। तीनों सेगमेंट का डेटा ऐसे है कि आपका तीनों सेगमेंट है बिजनेस, रिटेल और जनरल। और उसमें सेल सेगमेंट है आपका इस अमाउंट का, एसेट सेगमेंट है दिस अमाउंट का, एंड ऑपरेटिंग इनकम है आपका दिस अमाउंट का। इंडस्ट्री डेटा फॉर प्योर प्ले फॉर्म, जो इंडस्ट्री डेटा फॉर प्योर प्ले फॉर्म हैज बीन कंपाइल्ड एंड आर समराइज एज फॉलो। और इसमें समराइज में क्या है कि जो तीनों सेगमेंट है उसमें कैपिटल टू सेल रेशो है आपका 0.85, मतलब जितनी सेल होती है उसमें कैपिटल आपका, अगर ऐसे कहे जाए तो कैपिटल 0.85 होती है। रिटेल वाले में तो आपका कैपिटल से ज़्यादा सेल हो जाती है, और आपका जनरल वाले में जो सेल होती है वो कैपिटल उसका 0.8 होता है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी एसेट्स होती है वो 70% है कैपिटल की, कैपिटल उसका जितने भी एसेट्स है उसका 70% कैपिटल है। और ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो जितना भी इनकम होता है इसका 9 गुना आपका कैपिटल है। सो गाइस इसी को बेस रख के आपको क्रेनबेरी लिमिटेड की वैल्यू करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं सेल सेगमेंट को लेते हैं। तो होलसेल है, रिटेल है, जनरल है। इसमें कैपिटल टू सेल सेगमेंट की बात करें तो कैपिटल टू सेल आपका कि कैपिटल सेल का 0.85% है, या 85% कह लो, और 0.85 है या 85% है, और ये 1.2 है और ये 0.80 है। तो जितनी भी आप सेल होगी उसका आप मान के चलो 85% कैपिटल है। तो ये आपकी सेल हुई थी 225,000 यूरो की, तो आपका कैपिटल इसका 85% होता है 1,91,250 की कैपिटल हो गई। ठीक इसी प्रकार ये 1.2 है आपका कैपिटल इस रिटेल सेल का, तो इसका 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 864,000 आपका
ये थ्योरेटिकल वैल्यू। फिर ये आपका 0.8 मतलब 80% है आपकी सेल्स सेगमेंट का कैपिटल। तो सेल्स सेगमेंट है आपकी 25 लाख की यूरो की, तो आपका 20 लाख यूरो सेल्स सेगमेंट आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू पहली सेल्स सेगमेंट कैपिटल टू सेल में आपकी वैल्यू आ गई 305,55250 की आपकी सेल आ गई। ठीक इसी प्रकार कैपिटल टू एसेट्स आपका 70% है, तो जितनी भी आपकी एसेट्स है उसका 70% कैपिटल हो जाएगा। तो ये हमने 7%, 7%, 70%, 70%, 70% निकाल दिया। तो ये आ गया आपका 357, ये आपका 7 है, 357 4 टाइम्स 0, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम की। तो ऑपरेटिंग इनकम आपका 9, 8 और 10 है, मतलब जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम होता है उसका 9 गुना कैपिटल है आपका। तो ऑपरेटिंग इनकम को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 675,000 आ जाएगा। और फिर उसको आप ऑपरेटिंग इनकम को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 125 टाइम्स 0। और आपका ऑपरेटिंग इनकम 7 लाख का है, उसे आपका ऑपरेटिंग इनकम जो थर्ड वाला है ये आपका 7 लैक्स का है, और आपका थ्योरेटिकल वैल्यू भी 7 लाख की है। थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी 4 की है, क्वेश्चन में यहाँ 9 ले लिया था, ये आपके 4 की है। तो ये 4 की है, तो ये आपका हो गया 28 लैक्स यूरो का। तो गाइज आपकी तीनों के अकॉर्डिंग आपने कैपिटल वैल्यू निकाल दी, उस कैपिटल को आप जोड़ दीजिए और उसका एवरेज कर दीजिए। तो तीनों को हमने जोड़ दिया, एवरेज कर दिया, तो हमारी एवरेज कैपिटल आ गई यूरो आपका 376637,66,750। सो हैंस थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द क्रेनबेरी लिमिटेड की आपकी होगी 3766,750। तो हमने जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली, क्वेश्चन है थ्योरेटिकल वैल्यू पूछी थी, तो हमने गाइस रेशियो के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल दी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 51 है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उसको बाद में इस चैप्टर में ई इस चैप्टर में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडिशंस है के भी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन उसके साथ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। देखो, मैसर्स टाइगर लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर मैसर्स लियोपार्ड लिमिटेड। द बैलेंस शीट ऑफ लियोपार्ड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 इज एज फॉलो। बैलेंस शीट दे रखी है लियोपार्ड लिमिटेड की, जिसमें इक्विटी कैपिटल 70,000 के हैं, वैल्यू नहीं दे रखी, रिटेन अर्निंग आपका 3 लाख का है, डिवेंचर 3 लाख के हैं, क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटी आपके 3,20,000 के है, कैश 50,000 का है, डेटर 70,000 का है, इन्वेंट्री आपकी 2 लाख की है, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके 13 लाख के हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये है कि शेयर होल्डर ऑफ लियोपार्ड लिमिटेड विल गेट 1 शेयर मिलेंगे टाइगर लिमिटेड के फॉर एवरी 2 शेयर। मतलब 70,000 शेयर होल्डर को कितने शेयर्स मिल जाएंगे? 35,000 शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल एट 5 लाख। जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ये कितने में सेटल होगी? 5 लाख में सेटल हो जाएगी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी। फर्दर इन्फॉर्मेशन है, तो शेयर्स ऑफ टाइगर लिमिटेड वुड बी इशूड एट अ करंट प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर। जिस 35,000 शेयर है ये 15 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए जाएंगे। तो ये सारे परचेज कंसिडरेशन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर डिवेंचर है, डिवेंचर होल्डर विद कैट 13% कन्वर्टेबल डिवेंचर इन द परचेजिंग कंपनी फॉर द सेम अमाउंट। देखो, सेम अमाउंट के लिए जो 12% डिवेंचर ये कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपके 13% के। तो 13% के डिवेंचर होल्डर को भी आपको पेमेंट करनी होगी। तो गाइज ये तीनों आपकी पेमेंट ही है। तो आपकी टोटल पेमेंट हो गई 13,25,000, और उसमें से आपका डेटर इन्वेंट्री आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। अब इस कंपनी में आपके डेटर और इन्वेंट्रीज है ये रियलाइज हो रहे हैं, ये रियलाइज हो रहे हैं आपके 2 लाख के, और कैश तो आपके पास है ही 50,000 का। तो एग्जैक्टली जो आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो कह लो, वो 10,75,000 का कैश आउटफ्लो हो रहा है आज के दिन। सो सेकंड इंफॉर्मेशन है, टाइगर लिमिटेड हैज डिसाइड टू ऑपरेट द बिजनेस ऑफ लियोपार्ड लिमिटेड as a separate division, and the division is likely to give a cash flow to the extent of 5 lakh per 5 lakhs पर ईयर। मतलब टाइगर लिमिटेड जैसे लियोपार्ड लिमिटेड को एक्वायर करेगी, लेकिन इसे सेपरेट डिवीजन की तौर पे चलाएगी, और जिससे कि 5 लाख रुपए पर ईयर का आपको 6 ईयर तक
कैश इनफ्लो आएगा। एंड टाइगर लिमिटेड हैज प्लान आफ्टर 6 ईयर द डिवीजन वुड डिमर्ज और डिस्पोज ऑफ। आफ्टर 6 ईयर के बाद डिवीजन क्या करेगी, टाइगर लिमिटेड डिस्पोज ऑफ कर देगी, सेल आउट कर देगी या डिमर्ज कर देगी किसी के साथ। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 16%। और मेक अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट बनानी एडवाइजिंग देम अबाउट द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी टू दिस एक्विजिशन। नेट प्रेजेंट वैल्यू 16% का आपको 6 ईयर तक का नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। सो गाइज आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि हाँ आपको जितना भी फ्यूचर में कैश इनफ्लो आएगा 5 लाख का और डिस्पोज प्राइस 2 लाख रुपए, और आज जो आप पेमेंट कर रहे हो, क्या दोनों में आपका जो एनपीवी है पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी को कंसीडर करके आप मानोगे कि हाँ इसको टाइगर लिमिटेड को लियोपार्ड लिमिटेड को टाइगर लिमिटेड शुड परचेज लियोपार्ड लिमिटेड और नॉट। सो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में यहाँ ये अमाउंट 10,75,000 हमारा आ गया था। अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिमर्जर कह लो या फिर डिस्पोज ऑफ माइनस कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो तो आपका 10,75,000 का आज है ही। अब 5 लाख रुपए आपके 1 साल से लेकर अगले नेक्स्ट 6 ईयर तक आपको मिलेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर लगाएंगे यहाँ पे गाइज हम 16% का। और और गाइज यहाँ पे आपको जो 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे ये समझ लीजिए कि आपको 6 ईयर के बाद मिलेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे 16% का 6 ईयर से। और आज आज का कैश आउटफ्लो है 10,75,000। तो गाइज इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 18,42,000 आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू भी लिख सकते हो कि हाँ कितनी प्रेजेंट वैल्यू आई है। ये आपको 1 से लेकर 16 ईयर तक की ऐड करनी पड़ेगी। और और बाकी जो 6 ईयर की है ये आपको 2 लाख में यूज़ हो जाएगा और ये 10,75,000। तो गाइज आपका जो कैश आउटफ्लो है वो पॉजिटिव आया 8,49,000 सो यहाँ पे आपका ये सिंस द एनपीवी ऑफ द एनपीवी क्या है पॉजिटिव है of the decision is positive, it is advantage to acquire the Leopard Limited। acquire Leopard Limited को खरीदने में कंपनी को फ़ायदा है। इसमें एक कैलकुलेशन और है जो मैं थोड़ा कर देता हूँ उसके अंदर। ये 5 lakhs के आपका है और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर निकालोगे 6 ईयर का तो ये 3.684 आएगा गाइस। और प्लस जो 2 लाख है, 2 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 0.410 और आपका ये 1075,000 आज का आउटफ्लो। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूँ तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली आपको ये निकालना है कि ये आपका आउटफ्लो का पोर्शन है और ये आपका फ्यूचर इनफ्लो का है। तो इसको आप आज की डेट में कन्वर्ट कर लेंगे और ये आपका आउटफ्लो का पोर्शन है। दोनों को दोनों में से आप एनपीवी निकाल दीजिए ना। एनपीवी आपका नेगेटिव आता है तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 52 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं दोस्तों। The equity share of XYZ Limited are currently being traded at rupees 24 rupees per share in the market। XYZ लिमिटेड के जो शेयर्स है वो 24 रुपीज़ में बिक रहे हैं मार्केट में। XYZ हैज़ अ टोटल 10 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मैनर। और इनके कितने शेयर इक्विटी शेयर इन्होंने इशू करे थे, 10 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में है। और जिसमें से प्रोमोटर ने की होल्डिंग इन द कंपनी इज 40%। 10 लाख में से 6 लाख तो प्रोमोटर ने अपनी जेब में रख रखे हैं। 10 लाख में से 4 लाख शेयर तो प्रोमोटर ने अपनी जेब में रख रखे हैं। PQR विशेज टू एक्वायर XYZ लिमिटेड। अब PQR लिमिटेड है वो XYZ लिमिटेड को एक्वायर करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ लाइक सिनर्जीज बेनिफिट होगा। द एस्टिमेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सिनर्जीज इज 80 lakhs। कि इनको लग रहा है कि 80 लाख का तो सिनर्जी बेनिफिट ही हो जाएगा हमें। ओके जी। फर्दर PQR क्या फील्स करता है दैट द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड हैज़ बीन ओवरपेड। मैनेजमेंट को क्या कर रहा है, ओवरपेड कर रहे हैं। ओके जी। विद बेटर मोटिवेशन करे तो लोअर द सैलरी और सैलरी को कम कर दे एंड पर्क्स फॉर द टॉप मैनेजमेंट विल लीड टू सेविंग। हमारे कितने 4 लाख रुपए बच जाएंगे। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट विद देयर फैमिलीज आर द प्रोमोटर ऑफ XYZ लिमिटेड। टॉप मैनेजमेंट अपनी फैमिली के साथ मिला के प्रोमोटर ऑफ द कंपनी बनते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सेविंग वुड एडिट 30 lakhs इन द वैल्यूएशन ऑफ द एक्विजिशन।
जाहिर सी बात है आपके 4 लाख की तो पर एनम की सेविंग है, लेकिन ये सेविंग 4 लाख की आपके 30 लाख इन द वैल्यू ऑफ द एडिशन कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने 3 लाख रुपए का बेनिफिट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से आपको। जब आप ये इसके टॉप मैनेजमेंट को मोटिवेट कर दोगे तो 30 लाख का बेनिफिट हो जाएगा। तो गाइज क्वेश्चन में फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग पी क्यू आर लिमिटेड से रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि अर्निंग पर शेयर पी क्यू आर का 4 रुपये है, टोटल नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग 15 लाख है, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी 40 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर विच पी क्यू आर लिमिटेड कैन ऑफर टू एक्साइज टू पे फॉर एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो कितना पी क्यू आर को पे करना चाहिए? तो अगर किसी भी कंपनी को खरीदना है तो उसके नंबर ऑफ द शेयर्स को खरीद लो, उसके करंट मार्केट वैल्यू से खरीद लो। तो अब ये मैक्सिमम तो है ही कि यहाँ मार्केट में कितने शेयर है, 10 लाख के शेयर्स हैं और 24 रुपये का एक मिल रहा है, तो सभी को उठा लो, आप मालिक बन जाओगे। बट आपने देखा कि मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा और क्या ऑफर कर सकते हैं। तो आप जब आप ये एक्वायर करोगे तो आपको 80 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो आप सिनर्जी बेनिफिट का भी अमाउंट देने के लिए तैयार हो। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन को जब आप मोटिवेट करोगे एक्वायर करने के बाद, तो आपको 30 लाख का एडिशनल बेनिफिट होगा। तो 30 लाख का ओवर पेमेंट थी वो भी आपने रिड्यूस कर दी, 30 लाख की बेनिफिट। तो टोटल आप 350 लैक्स पे करने के लिए रेडी हो। नंबर ऑफ द शेयर 10,000 है, 10 लैक्स है। तो मैक्सिमम प्राइस आप जो मैक्सिमम हाईएस्ट बिट लगा सकते हो वो 35 की लगा के, वैसे लोएस्ट बिट हो गई आपकी 24 रुपीज़ की, कि हाँ 24 रुपीज़ का तो मार्केट में ही मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन की एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस तो 24 ही होना चाहिए, बट ये मिनिमम प्राइस किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है? तो व्हाट इज द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूछा। मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, नॉट एक्स वाई जेड लिमिटेड, मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड विल बी ऑफर टू ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। विल ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब वो अपने इस कंपनी को छोड़ दे। तो मैनेजमेंट का कितना हिस्सा है इस कंपनी में? अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट का हिस्सा लेना चाहते हो तो मैनेजमेंट का हिस्सा कितना, 10 लाख इक्विटी शेयर में मैनेजमेंट का हिस्सा 40% का है, 40% का उनको 24 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, वो अपनी हिस्सेदारी छोड़ देंगे। ये तो छोड़ेंगे छोड़ेंगे, प्लस आपने जो मैनेजमेंट को 30 लाख लॉस ऑफ द रेमुनरेशन, मैनेजमेंट को जब हटाओगे तो कंपनी को कहीं ना कहीं 30 लाख का बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो ये आपको 30 लाख का आप यहाँ पे ये सैलरी फैक्टर से ही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट विद देयर फैमिली आर प्रोमोटर एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सेविंग। आपकी सेविंग कितनी हो रही है, 30 लाख की हो रही है इन द वैल्यू ऑफ द एक्विजिशन। जब आप मैनेजमेंट को मोटिवेशन करोगे तो 30 लाख का बेनिफिट होगा ही होगा। बट यहाँ पर क्या है कि आपने तो मैनेजमेंट को ही हटा दिया, तो मैनेजमेंट को हटा दिया तो आपका जो ये 30 लाख का रेमुनरेशन भी मान लो या कुछ भी, वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो गया है। तो वो बेनिफिट आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा गाइस। हो सकता है कि इसके अंदर इतनी क्लैरिटी ना आए, लेकिन आप एक दो बार समझेंगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैनेजमेंट की जो सैलरी है वो भी आपके लिए क्या हो गई, बेनिफिशियल है। तो आप मिनिमम प्राइस में इस चीज़ को भी इसलिए कंसीडर करोगे कि हाँ मैनेजमेंट की सैलरी जो लॉस हुई है वो भी आपके लिए तो बेनिफिशियल ही है। मैनेजमेंट ने अपनी सैलरी कैसे लॉस कर दी, क्योंकि मैनेजमेंट तो वहाँ से हट गया, वो एम्प्लॉय भी था एक, मतलब वो सैलरी भी लेते थे, बट अभी तो वो कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि हमने उसकी हिस्सेदारी ही खरीद ली। तो 30 लाख का कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको बेनिफिट हो रहा है। तो मिनिमम आपके टोटल बेनिफिट कितने हो गए, 126 लाख के। नंबर ऑफ द शेयर्स की बात करें गाइस यहाँ पर, तो आपने सिर्फ प्रोमोटर की होल्डिंग खरीदी है, याद रखना, कंपनी की नहीं खरीदी है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग खरीदी है, तो प्रोमोटर के कितने नंबर ऑफ द शेयर है, 4 लाख है, तो 126 लाख की पेमेंट आप 4 लाख नंबर ऑफ द शेयर से करोगे तो मैक्सिमम प्राइस आएगा आपका 31.50। मैक्सिमम नहीं है गाइज, ये आपका मिनिमम प्राइस है कि मिनिमम प्राइस आप इसको कितना दे सकते हो। तो मिनिमम प्राइस आप इसका 31.50 आप इसे ऑफर कर सकते हो मिनिमम प्राइस। सो गाइज यहाँ पे जो लॉस ऑफ रेमुनरेशन है और ये ओवर पेमेंट, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, लगभग तो दोनों अमाउंट सेम ही है। ओवर पेमेंट का मतलब कि आपने ओवर पेमेंट में सेविंग कर ली क्योंकि आपने मोटिवेशन कर दिया, मोटिवेट कर दिया उन्होंने,
और थोड़े से पॉक्स दे दिए, उन्होंने 4 लाख का बेनिफिट पहुंचाना चालू कर दिया, तो आपको ओवरऑल लगा कि हाँ इसकी वैल्यूएशन में 30 लाख का बेनिफिट हो जाएगा। तो आप 240 लाख तो देने के लिए तैयार थे, 80 लाख रुपए अपने सिनर्जी बेनिफिट के भी दे दिए और ओवर पेमेंट की भी सेविंग कर दी। बट मिनिमम पेमेंट पे आते हैं, वो भी मिनिमम पेमेंट कंपनी की नहीं करनी है, मैनेजमेंट की करनी है। तो मिनिमम पेमेंट मैनेजमेंट की करनी है, तो 10 लाख का 4 लाख नंबर ऑफ द शेयर्स हो गए, 24 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। इसमें कोई सिनर्जी बेनिफिट को आप कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम की बात हुई है। इसी मिनिमम में आपका जो रेमुनरेशन है, ये जो रेमुनरेशन है ये भी आपको कहीं ना कहीं लॉस ऑफ द रेमुनरेशन हो रहा है जो टॉप मैनेजमेंट का, वो भी आपकी सेविंग है। तो आपको ये भी कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा कि हाँ मैनेजमेंट तो आपका चला गया, क्योंकि आपने मैनेजमेंट की हिस्सेदारी खरीद ली, तो उनकी जो सैलरी है वो भी आपको बेनिफिट हो ही गया है कहीं ना कहीं। तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको मिनिमम जो वैल्यू देनी पड़ेगी वो 31.50 की तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ अपना हिस्सा देकर नहीं जाएगा। मैनेजमेंट बोलेगा मुझे सैलरी का भी लॉस हो रहा है, मुझे वो भी दो। तो आपका 126 लाख का पेमेंट करना होगा, 4,000 के नंबर ऑफ द शेयर से डिवाइड करना होगा, तो मिनिमम प्राइस आपका 31.50 आ गया फॉर ओनली द शेयर होल्डर, नॉट फॉर होल द कंपनी। सो गाइस यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 53 भी कहूँ तो 53 भी आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 53 भी कंप्लीट होता है।